हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो मेनका गुरुस्वामी से संबंधित है। तो मेनका गुरुस्वामी सांसद के रूप में शपथ लेने वाली पहली LGBTQ सदस्य बन गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं और इन्होंने हाल ही में सांसद के रूप में शपथ लेकर एक नया इतिहास रच दिया है। ये आगे लूसेंट में भी ऐड हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बन गई हैं। मेनका गुरुस्वामी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में कई संवैधानिक मामलों में अपनी विशेषज्ञता दर्शाई है। किरण मनराल की जो किताब है राइजिंग 30 वुमेन हु चेंज्ड इंडिया, इसमें भी मेनका गुरुस्वामी को शामिल किया गया है। इसमें भी इनके बारे में चर्चा की गई है। अब LGBTQ जो बार बार यूज हो रहा है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? LGBTQ का फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वियर। तो क्वियर क्या होता है? LGBT तो आपने सुना होगा, ये चारों वर्ड सुने होंगे। ये इस श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जो अपने आप को इन चारों श्रेणियों में नहीं मानते हैं या अपनी पहचान को लेके अभी भी क्वेश्चनेबल रहते हैं। उन लोगों को इस श्रेणी में, क्वेश्चनिंग श्रेणी में या क्वियर श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल करते हुए सिर्फ 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफ़र पूरा किया है। दिव्या ने अपनी यात्रा काठमांडू से शुरू की थी और ये बहुत कठिन सफ़र उन्होंने तय किया है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम होता जाता है, जिससे एल्टीट्यूड सिकनेस यानी कि ऊंचाई बढ़ने से होने वाली बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। एवरेस्ट बेस कैंप है कहाँ? तो ये नेपाल के हिमालय क्षेत्र में स्थित है और लगभग 5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये अपनी अत्यधिक विषम मौसमी परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इनकी जो उपलब्धि है दिव्या सिंह की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने साइकिल चलाकर ये सफ़र 14 दिनों में पूरा किया है। नेक्स्ट टॉपिक बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज से संबंधित है। तो भारत ने बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में भाग लिया और कुल 16 पदक हासिल किए, जिसमें 7 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में पायल नाग ने महिला कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने फाइनल में शीतल देवी को हराया। वहीं तोमन कुमार ने पुरुष कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया और उन्होंने फाइनल में जोनाथन मिलने को हराया। भावना ने महिला रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने 6-0 से समाप्त हुए मुकाबले में फत्थरफोन पट्टावेओ को हराया। हरविंदर सिंह ने रिकर्व फाइनल में रजत पदक जीता, जिसमें उन्होंने खोलीदीन से हार का सामना किया, यानी कि स्वर्ण पदक खोलीदीन को प्राप्त हुआ और हरविंदर सिंह ने रजत पदक हासिल किया। स्वाति चौधरी ने भी महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया है और उन्हें किसने हराया? तो ओक ग्यूम किम, इन्होंने हराया और स्वाति चौधरी को रजत पदक हासिल हुआ है। श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और उन्होंने राकेश कुमार को हराया। तो ये विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज से संबंधित है। इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि से संबंधित है। तो भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है। वो क्या? तो कलपक्कम में स्वदेशी रूप से विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR ने सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी को प्राप्त कर लिया है। ये देश के दीर्घकालिक परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसको डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। कलपक्कम में जो ये PFBR स्थापित हुआ है, यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ये 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है
और ये भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है। तो इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ये उपलब्धि ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में हुई प्रगति को दर्शाता है और इसके साथ ही इसने स्वदेशी रूप से उन्नत परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की भारत की जो क्षमता है उसको भी प्रदर्शित किया है। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो कॉमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन करेगा। अब परमाणु विज्ञान में क्रिटिकलिटी का अर्थ क्या होता है? तो ये वो बिंदु होता है जहाँ पर स्वतः संचालित परमाणु श्रृंखला यानी कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होती है और इस अवस्था में रिएक्टर का कोर अपनी डिज़ाइन के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। साथ ही पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन करने से पहले ये एक अनिवार्य शर्त भी होता है। तो ये चरण जो है ये इस बात की पुष्टि करता है कि रिएक्टर सुरक्षित, स्थिर और तकनीकी रूप से पूरी तरह सुदृढ़ है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। ये ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो जितना परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा पैदा करता है और ये प्लूटोनियम आधारित ईंधन का प्रयोग करता है। ये ईंधन की दक्षता और स्थिरता को भी बढ़ाता है। यह इसे भारत जैसे देशों के लिए बहुत कीमती बनाता है क्योंकि भारत के पास आपको पता होगा कि यूरेनियम के जो स्रोत है वो सीमित हैं, लेकिन थोरियम के बहुत ज़्यादा भंडार हैं। थोरियम बालू से प्राप्त होता है और भारत में थोरियम के बहुत बड़े भंडार हैं। भारत के परमाणु रणनीति को 3 चरणों में डिज़ाइन और नियोजित किया गया है। कौन कौन से चरण हैं? तो चरण फर्स्ट जो है उसमें शुरुआत में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स को प्राकृतिक यूरेनियम के प्रयोग द्वारा संचालित किया जाएगा और दूसरे चरण में अधिक ईंधन उत्पन्न करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसे कि PFBR की तैनाती की जाएगी और जो तीसरा चरण होगा वो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए थोरियम आधारित रिएक्टरों का उचित उपयोग करेगा। तो ये कल्पक्कम परियोजना जो है वो दूसरे चरण से संबंधित है और इस परियोजना में MSME सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों ने योगदान दिया है। नेक्स्ट टॉपिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से संबंधित है। तो अभी हाल ही में संसद में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था जिसको संसद के दोनों सदनों द्वारा खारिज कर दिया गया है। ये इस फैसला को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन दोनों ने मूल्यांकन के बाद खारिज कर दिया है। विपक्ष ने जो ये प्रस्ताव लाया था इसके लिए दोनों सदनों में कई नोटिस जमा किए थे और इस निष्कासन प्रस्ताव को लोकसभा में 130 सांसद और राज्यसभा के 63 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 324(5) में इसका वर्णन किया गया है और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 124(4) में की गई है और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो प्रक्रिया वर्णित है उसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज के आधार पर के अनुसार हटाया जा सकता है, जैसे उन लोग को हटाया जाता है वैसे ही इनको हटाया जाएगा। लेकिन जो चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश नहीं करेगा तब तक उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होगी और ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होती हैं। ये एक लाइन जरूर याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने का शर्त होता है वो सिद्ध कदाचार या अक्षमता। तो ये दोनों वर्ड कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, UPSC BPSC सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जाता है? तो सिद्ध कदाचार और अक्षमता। तो इसी आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा पॉड टैक्सी से संबंधित। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है। यह एक स्वचालित तीव्र पारगमन प्रणाली है जिसे मुंबई में कुर्ला और बीकेसी के बीच विकसित किया जा रहा है ताकि दैनिक यात्रियों को अंतिम छोर तक पहुंच मिल सके। पहले चरण में पॉड टैक्सी सेवा जो है उसको कुर्ला और बांद्रा ईस्ट के बीच शुरू किया जाएगा और इस क्षेत्र में ये टैक्सियाँ 3.36 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेंगी। और इस कॉरिडोर में कुल स्टेशन कितने होंगे? तो 8 स्टेशन होंगे। पॉड टैक्सी के रूट को बढ़ाकर साल 2031 तक कुल 8.85 किलोमीटर करने की योजना है और प्रत्येक पॉड टैक्सी में एक बार में 6 यात्रियों के ले जाने की क्षमता होती है। अधिकतम इनका स्पीड कितना होगा? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये टैक्सियाँ चलेंगी और पूरी तरह से ड्राइवर रहित रहेंगी, यानी कि एआई से संचालित ये टैक्सियाँ होंगी और हर 15 सेकंड के टाइमिंग पे ये चलेंगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये जो टैक्सी होगी ये ऊंचे ट्रैक पर चलेगी जो केवल 8 इंच चौड़ा होगा और 8 मीटर ऊंचे खंभों के सहारे टिका होगा। इस टैक्सी की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 3.5 मीटर लंबा, 1.47 मीटर चौड़ा और केवल 1.8 मीटर ऊंचा होगा ये टैक्सी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना है ये, तो पहली है इसलिए तो ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।